Hello everyone. Welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing GK/GS series of more than 1000 questions which will be helpful for SSC MTS exam, SSC GD exam, SSC selection post phase 10 exam and RRB NTPC exam, CHSL exam. Apart from that, any one day exam in which the syllabus of GK/GS is mentioned. We have already discussed history, ancient, modern and medieval history. We have already discussed static GK and geography, Indian geography and world geography. Now we are going to discuss polity. In this 5 lecture will come for the polity. Those who didn't see the lecture, kindly go to the playlist in which you can see all the lectures. These questions are taken from 4000 Smart Question Bank, which is from textbook. The link of book has given in the description box. Now in this book, smart answer key has given, solution has given, different level of question has also given, level 1, level 2 and level 3, in which you can check your level. So without wasting the time, let's start the class. Keep your copy and pen with you so that you can write the important information in your notebook. So the first question is, who was the first vice president of independent India? When 1947 में जब इंडिया आजाद हुई तो उस टाइम में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा रहा है. ओके, सो कौन थे देखते हैं. ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी किशन कांत, ऑप्शन सी गोपाल पाठक या ऑप्शन डी के आर नारायणन. सो अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट इंडिया की तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे 1952 से 62 तक. ओके, एंड 1962 में वो प्रेसिडेंट बन गए, भारत के दूसरे प्रेसिडेंट बने, सेकेंड प्रेसिडेंट बने वो. ओके, एंड इनका टेन्योर जो रहा वो रहा 1962 से 67 तक. ओके, ऑल्सो ये भारत रत्न के फर्स्ट रेसिपेंट बने और इनका जो जन्मदिन है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं इनकी याद में. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थडे में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं. ओके, सो आवर आंसर इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन. Next is, which of the following article states about the joint sitting of both the houses among certain both houses in certain cases in the parliament? जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस. जॉइंट सिटिंग जो है वो कौन बुलाता है, किसके पास पावर है बुलाने की कि जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए, तो वो पावर है प्रेसिडेंट के पास. ओके, एंड इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, वो करता है स्पीकर. स्पीकर इसकी अध्यक्षता कर रहा होता है. ओके, अब यहाँ पे पूछा हुआ है किस आर्टिकल के अंदर ये आता है, तो देखते हैं ऑप्शन. ऑप्शन ए 105, ऑप्शन ए 106, ऑप्शन सी 107 एंड ऑप्शन डी 108. सो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ये आता है आर्टिकल नंबर 108 के अंदर. ओके, 107 बताता है कि बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और कैसे पास किया जाता है. ओके, 110 की अगर मैं बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डेफिनेशन ऑफ मनी बिल ये इंक्लूडेड है. ठीक है, मनी बिल के बारे में बताया गया है किसमें, 110 यानी आर्टिकल नंबर 110. सो आवर आंसर इज ऑप्शन, देख लेते हैं कौन सा है ऑप्शन है. सो हमारा आंसर होगा 108 यानी 108 आर्टिकल नंबर विल बी आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, हु इज नोन एज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? देखते हैं ऑप्शन. द फर्स्ट इज द पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट, C the Supreme Court or D none of the above. Custodian of the Indian Constitution is known as द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को ही संरक्षक कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय. ठीक है, आर्टिकल 80 124 बताता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और इसी सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है. ओके, और ये क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. ओके, सो द नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज इन. हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पुणे. सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म बताइए. तो अगर हम बताते हैं कि सेबी का फुल फॉर्म तो वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था आपका
अप्रैल 12 1992 में। ठीक है, ये आपको ईयर ध्यान रखना है कि 1992 में स्टेब्लिश हुआ था और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, कौन सी बॉडी है? स्टैच्यूटरी बॉडी है। ओके, और ये सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर को देखती है, मार्केट में सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इशू है उसको देखती है। और इसका ऑफिस दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है, लेकिन इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, हम डेली स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, ऐप, वेबसाइट एंड फेसबुक पेज पर। कोई भी एक सोर्स को यूज करके आप वो डेली स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो डेली बेसिस पे सॉल्व करिए। जैसे कि अगर आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है bookpicker.in, लेट्स पिक द राइट वन, ये हमारा वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट के ये राइट कॉर्नर पे देखिए स्टडी मटेरियल्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मई जून का स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। ओके, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन बोथ के लिए ऐसे अलग अलग से मिल जाएगा। मैं आपको दोनों ही दिखाती हूँ। देखिए ये इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पे हम लोग 7 टॉपिक के ऊपर PDF प्रोवाइड करते हैं, हम एक बुकलेट में ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो देखिए ये पहले आपका जनरल अवेयरनेस, उसके बाद जनरल स्टडीज, डेली क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये वन लाइनर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके वन लाइनर एंड डेली वोकैब। ओके, तो ऐसे आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में ही मिल जाएगा। और मैं ये नहीं दिखा रही हूँ, ये जो भी लिंक्स है हमारा ऐप का, हमारे वेबसाइट का, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल का, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड वहाँ पे ये जो भी क्वांट एंड रीजनिंग से जुड़े जो भी सवाल है वो डिस्कस करिए अदर एस्पिरेंट के साथ। ओके, एंड अदर जो भी है जैसे कि ये करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस है, स्टैटिक जीके, ये तो पढ़ने की चीज़ है, तो ये तो आपको पढ़ना है वैसे भी, तो ये डेली बेसिस पे कंटिन्यू करते रहिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आप डेली बेसिस पे हमारा ये डेली स्टडी मटेरियल्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, तो आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आएगा विद इन सम डेज। ओके, तो ये डेली स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, कोई भी एक रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड आई सजेस्ट कि आप ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे कि वो भी ये स्टडी मटेरियल्स का लाभ उठा सके। ओके, तो चलिए हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें चलते हैं। Next is amendment procedure of the Indian Constitution has been borrowed from। amendment यानी संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कौन से संविधान से ली गई है? फ्रांस के संविधान से, जर्मन के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या फिर जापान के संविधान से? अगर मैं बात करती हूँ फ्रांस के संविधान की, तो फ्रांस से हमने लिया है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। ओके, जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इमरजेंसी का प्रोविजन आएगा तो उस समय फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये लिया गया कॉन्सेप्ट जर्मनी से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया अमेंडमेंट प्रोसीजर, संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, और जापान से क्या लिया गया? जापान से लिया गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया जापान से। तो हमारा पूछा गया है क्या क्वेश्चन, अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल जो है वो उसके साथ डील करता है? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल बताता है आपका यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के बारे में, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है और स्टेट है उसके बारे में बताता है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो बताता है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसमें कितना सीट्स किसको अलोकेट हो जाना चाहिए वो फोर्थ में बताता है। फिफ्थ में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया के बारे में बात होता है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया के बारे में। थर्ड शेड्यूल बताता है ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो शपथ की प्रक्रिया जो है उसके बारे में बताता है तीसरी अनुसूची। तो हमारा आंसर होगा थर्ड शेड्यूल, दैट इज ऑप्शन डी। ओके,
नेक्स्ट इज द पावर टू समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित होती है? स्पीकर के पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास या फिर प्रेसिडेंट के पास। तो समन करने का जो वो होता है, पावर होता है, वो होता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ही बुला सकता है। ओके, अब अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं यानी कि संसद की, तो इसमें तीन चीजें इंक्लूडेड होती है। एक होता है लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा और एक है आपके द प्रेसिडेंट। ये तीन चीजें इंक्लूडेड होती है। सो प्रेसिडेंट इन सब का मेंबर नहीं होता पर्टिकुलरली, ये पार्लियामेंट के इंक्लूडेड आता है प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, आर्टिकल 85 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो समन बुला सकता है किसी भी हाउस का उसके अनुसार। ओके, सो हमारा आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। Now the next is Article 19 of the Indian Constitution provides 6 freedoms, 7 freedoms, 8 freedoms या फिर 9 freedoms। आर्टिकल 19 की बात करें तो 19 में 6 फ्रीडम्स की बात की गई है। कितने फ्रीडम्स की बात की गई है? 6 प्रकार के फ्रीडम्स की बात की गई है। सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, बोलने का अधिकार। उसके बाद आता है स्पीच के बाद फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, असेंबल करने के लिए। उसके बाद आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट और लास्ट आता है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हमारा क्या हो जाने वाला है? 6 फ्रीडम। नाउ द नेक्स्ट इज The Chief of Election Commission is appointed by, Chief of Election Commission is appointed by, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? भारत का जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। ओके, नाउ कमीशन के अंदर जो होंगे वो एक होंगे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? इसका फंक्शनैलिटी है इलेक्शन कमीशन का, ये जो इलेक्शन कमीशन है इसकी फंक्शनैलिटी होती है इलेक्शन कराना लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एटसेट्रा। ठीक है, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ओके, सो आवर आंसर इज भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। Now the next is which case is related to fundamental rights? Golaknath versus State of Punjab, second West Bengal versus Union of India, C Sharma versus Krishna and D is State of Bombay versus Balsar। तो बेसिकली बलसारा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक केस चला था, तो वो केस कौन सा है? तो वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ये हमारा आंसर है। इसमें इशू क्या था कि इसमें ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं, ठीक है, और अमेंडमेंट जो है वो लॉ के अंदर ये जो लॉ है उसके अंदर आता है या नहीं। तो इस केस में जो पिटिशनर ने जिसने फाइल की थी वो ही जीत गया था, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट अमेंडेड हो सकता है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट इज, सो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड टू बी द अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में विपक्ष पार्टी होने के लिए कितनी सीटों की रिक्वायरमेंट होती है? टोटल सीट होती है लोकसभा की 545 और इसका 10% होता है रिक्वायर्ड ताकि अपोजिशन पार्टी बने, ठीक है। तो 10% आपका होगा 54.5, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 55, यानी कि 55 लोगों की जरूरत पड़ जाती है। मतलब अपोजिशन बनने के लिए कम से कम 55 सीट्स को जीतना जरूरी हो जाता है, तभी वो अपोजिशन पार्टी बनेंगे, ठीक है। और इस 545 सीट जो कि लोकसभा का होता है, इसमें रिपरकशंस कैसे होते हैं? ये है आपका बाइफर्केशन 543 और 2। 543 ये जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 2 जो होता है वो होता है नॉमिनेटेड, नॉमिनेट किया जाता है इनको। ओके, सो आवर आंसर इज 55। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में कौन बात करता है, यानी उपाधियों की समाप्ति। आर्टिकल 18 जो है वो बताता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि स्टेट प्रोहिबिट करेगा सिटीजन को कि सिटीजन कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, प्रोहिबिट सिटीजन्स टू टेक एनी टाइटल्स। एट द सेम टाइम स्टेट भी कोई भी टाइटल नहीं देगी। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ना हम कोई हमारी जो इंडिया है ना ही कोई टाइटल देगी और ना ही कोई इंडिविजुअल सिटीजन कोई टाइटल लेगा, ठीक है। आर्टिकल 17 बताती है
अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के बारे में बताती है कौन सा? आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15 बताती है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजियन, सेक्स, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 16 बताती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? हमारा आंसर होगा आर्टिकल 18, क्योंकि यही अबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में बताता है। ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। Now the next is which is not one of the main duty of election commission of India। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो मेन ड्यूटी नहीं है इलेक्शन कमीशन का। सो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, कंट्रोल एंड कंडक्ट इलेक्शन, ये तो है। सुपरवाइज द इलेक्शन, ये भी है। डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी है। ठीक है। कंडक्ट लोकल इलेक्शन, ये नहीं है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता लोकल इलेक्शन को कंडक्ट कराना, ये कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, वही इस इलेक्शन को कंडक्ट करा रही होती है। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्थानीय चुनाव का संचालन करना, यानी ऑप्शन डी। ये इलेक्शन कमीशन का मेन ड्यूटी नहीं है, यानी ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है। ठीक है। तो इसके अंदर आता है एपिलेट, ये बिल्कुल सही है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये भी सही है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये भी सही है। फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन करके कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा वित्तीय, यानी कि फाइनेंशियल। क्या हो जाएगा आंसर? फाइनेंशियल। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एपिलेट की, ठीक है, एपिलेट का मतलब होता है कि मान लो हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक है, अब किसी को वो जजमेंट सही नहीं लगा तो उसने फिर अपील कर दी किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास वो अपील कर सकता है। ये आता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि सपोज कीजिए यूनियन और स्टेट के बीच में कोई विवाद हो गया, स्टेट और स्टेट के बीच में विवाद हो गया, या फिर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो गई, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। एडवाइजरी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एडवाइसमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस दे भी सकता है और चाहे तो एडवाइस नहीं भी दे सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। ओके, सो इसका आंसर जो है वो हो जाने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन फॉर ट्रैकिंग, नहीं सॉरी ये गलत है आपका आंसर, ऑप्शन सी नहीं होगा, सॉरी गाइस, ऑप्शन सी आंसर नहीं है। ठीक है, इसका है आपका आंसर जो है, देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, ये नीति आयोग जो है वो स्टेब्लिश हुआ 1 जनवरी 2015 में। कब स्टेब्लिश हुआ? 2015 में। और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया। और नीति आयोग जो है बेसिकली थिंक टैंक की तरह वर्क करता है, थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए थिंक टैंक की तरह वर्क करता है। और नीति आयोग इज चेयर्ड बाय पीएम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। Now the next is what is the full form of SARC? SARC का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन बी, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये स्टेब्लिश कब हुआ था? सार्क स्टेब्लिश हुआ था 1985 में, बांग्लादेश ढाका में साइन किया गया था। ठीक है, 2007 में न्यूएस्ट मेंबर जो हैं वो हैं अफगानिस्तान, जिन्होंने 2007 में ज्वाइन किया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है। ओके, और इसमें कितने मेंबर्स हैं? टोटल 8 मेंबर्स है। अब आप लगा लीजिए इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज का नाम लीजिए वो सारे इसमें हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, चाइना नहीं है इसमें, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है एंड मालदीव्स है। तो ये सारे जो है वो आपके आते हैं। इसमें क्या नहीं है? तो आपका चाइना जो है वो नहीं है, म्यांमार नहीं है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। Now the next is which of the following state has the bicameral legislature? Bicameral
द्विसदनीय विधानसभा कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, अब तक जो है 6 स्टेट हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। ये अभी तक 6 स्टेट में है। अगर मैं नाम लेती हूँ तो सबसे पहले है आपका आंध्र प्रदेश, फिर है आपका तेलंगाना, उसके बाद है कर्नाटका, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, फिर है आपका यूपी और उसके बाद है आपका बिहार। ये सारे स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यूपी। इन सब में से जो मेंशन्ड है वो है आपका यूपी, जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द लोगो एनिमल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इज। सो वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर जो कि 1961 में फाउंड हुआ था, इसका लोगो है पांडा। कौन है, पांडा। जायंट पांडा, नॉर्मल पांडा आप बोल सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखना, यानी सेव करके रखना। ये फंड प्रोवाइड करती है, मनी प्रोवाइड करती है, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन एक्टिविटी में जो भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है। और ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सेम पावर एंड फंक्शन एज डैश। ठीक है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसका सेम पावर और फंक्शन है किसके लाइक, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की या फिर क्वीन ऑफ ब्रिटेन। ओके, सो इसमें बताया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेम पावर जो है वो है क्वीन ऑफ ब्रिटेन के जैसा। हमारे जो ब्रिटेन की महारानी है और इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उनके पास सेम पावर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है वो ये पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया था किससे, ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, उसके अलावा ये जो सिंगल सिटीजनशिप है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, और उसके बाद रूल ऑफ लॉ वो भी इंडियन सिटीजन आपका इसी से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। Now the next is which article of the Indian Constitution is related to all India services। आपको बताना है कि all India services से related कौन सा है। ठीक है, आर्टिकल 323A ऑप्शन ए की बात करें तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। ओके, आर्टिकल 312 यही आपका बताता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 352, ये बताता है आपका नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, और आर्टिकल 280 बताता है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड बातें। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आर्टिकल 312, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड सार्क समिट टेक प्लेस। फर्स्ट सार्क समिट कब हुआ था, ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1985। एक्चुअली क्या है कि सार्क वाज साइंड अ चार्टर इन 1985। कहाँ पे चार्टर साइन हुआ था, बांग्लादेश यानी कि ढाका में साइन हुआ था। वहीं पे सार्क का फर्स्ट समिट हुआ था 1985 में। सो हमारा आंसर ऑप्शन डी 1985 हो जाएगा। सार्क के 8 मेंबर्स हैं, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हमारे हुए वो इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड देन बांग्लादेश, श्रीलंका एंड देन मालदीव्स एंड देन अफगानिस्तान। ये सारे जो हैं ये किसके मेंबर हैं, सार्क के मेंबर्स हैं। और फर्स्ट सार्क समिट 1985 में हुआ था। अभी आपको करंट सार्क समिट पढ़ के जाना है, क्योंकि 2021 या 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज Who has the final authority for making laws? लॉज बनाने का अंतिम अधिकार जो है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, गवर्नर के पास है, पार्लियामेंट के पास है या फिर प्रेसिडेंट के पास है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉज, तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट यानी संसद के पास होता है, क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों होते हैं। जब कोई लॉ पास हो जाता है पार्लियामेंट से, तो उसमें पार्लियामेंट से सहमति के बाद प्रेसिडेंट की भी सहमति बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट से पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो लॉ बनता है। तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो आपकी पार्लियामेंट ही मानी जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है। ओके, सो आंसर इज संसद, पार्लियामेंट। नाउ द नेक्स्ट इज विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अलग अलग कंट्री से लिए हैं। ओके, सो
अगर मैं बात करती हूँ ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की, तो ये हमने लिया है यूएसए से। किसे लिया है? यूएसए से। नेक्स्ट है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने लिया है आयरलैंड से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे लिया हुआ है। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट जो है समवर्ती सूची, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, कंट्री ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और ज्वाइंट सिटिंग, जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है जिसमें लोकसभा और राज्य सभा दोनों होता है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। ओके, नाउ प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये लिया गया है आपका जापान से। कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो यही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ हैज टेकन फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following presented the Union Budget of India for maximum times? Union Budget of India को maximum time किसने रिप्रेजेंट किया है? आर के सन्मुखम सेट्टी, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी सी मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं आर के सन्मुखम शेट्टी की, तो ये 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। प्रणब मुखर्जी के बारे में आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट है। मोरारजी देसाई जो है मैक्सिमम टाइम यानी 10 टाइम्स इन्होंने बजट को, यूनियन बजट को पेश किया है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मोरारजी देसाई का है। पी चिदम्बरम ने सेकेंड मैक्सिमम यानी 9 टाइम यूनियन बजट को, 9 टाइम्स यूनियन बजट को पेश किया है। ठीक है, कितनी बार? 9 टाइम्स। तो मैक्सिमम यहाँ पे पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? हमारा आंसर होगा मोरारजी देसाई यानी ऑप्शन सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू 103rd आपको बताना है। ओके, अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए जीएसटी की, तो ये है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नाउ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ा वर्ग के लिए जो अमेंडमेंट है वो है 102nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नाउ 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यही है आपका 103rd। ठीक है, तो सीक्वेंस ध्यान रखना है आपको, 101st फॉर जीएसटी, नाउ 102nd फॉर एनसीबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 103rd है। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईडब्ल्यूएस। ओके, now the next is which of the following article directs the state to reduce disparity in income status facilities and opportunity? अगर ये क्वेश्चन आपको विजिबल होने में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है तो आप बाद में पीडीएफ में देख लीजिएगा, हिंदी में, इसमें हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि आय के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, फैसिलिटीज के बेस में जो असमानता हो रहा है उसको कम करने का निर्देश कौन सी आर्टिकल में गिवन है। ओके, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ए आर्टिकल 39 की बात करें तो ये चिल्ड्रन के हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल 38 है वही आपका बता रहा है रिड्यूस डिस्पैरिटीज इन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज। आर्टिकल 50 बताता है कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए, ये जो जुडिशियरी है उसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 44 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आर्टिकल 44 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? हमारा पूछा गया है कि आर्टिकल डिटेल्स डायरेक्ट्स द स्टेट टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज, ये बात करता है आर्टिकल 38। ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। नाउ द नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताती हूँ। देखिए, आर्टिकल इसमें बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आपको बताना है कौन सा ट्रू है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पावर की बात करी जा रही है, पार्डन पावर की बात करी यानी क्षमा दान के बारे में बात की जा रही है। सो द फर्स्ट statement is the president of India can grant a pardon to a person who has convicted by the martial court. मार्शल कोर्ट के द्वारा अगर कन्विक्शन है तो उसको वो पार्डोनिंग पावर प्रेसिडेंट दे सकता है। सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट कैन ओनली पार्डन अ पर्सन बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पर प्रेसिडेंट पार्डन पावर दे सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज द गवर्नर ऑफ स्टेट कांट ग्रांट पार्डन टू अ डेथ सेंटेंस बट ही कैन कम्यूट द डेथ सेंटेंस। देखिए, गवर्नर के पास जो डेथ होती है उसको पार्डन करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन वो उसको अपोज कर सकता है, उसको कम्यूट कर सकता है। ओके, सो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑल ऑफ द अबव आर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए।
सही, सभी सभी सही हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द dispute between two states can be resolved by the Supreme Court of India under its appellate jurisdiction. Option B, advisory jurisdiction. Option C, supervisory jurisdiction. And option D, original jurisdiction. इसमें बोला गया है कि ये जो टू स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होता है वो जो सॉल्व होता है वो किसके अंदर आता है. ये बेसिकली आता है ऑप्शन डी, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आपका आता है. ओरिजिनल में क्या होता है कि अगर यूनियन और स्टेट के बीच में कोई कन्फ्लिक्शन है तो उसको सुलझाया जाता है. ठीक है, और क्या आता है इसमें, दो अगर स्टेट आपस में लड़ रहे हैं तो उसको सुलझाया जाता है, ये ओरिजिनल में आता है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट है इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर. सेकंड है आपका एपिलेट. यहाँ पे क्या होता है कि अगर लोअर कोर्ट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट है, अगर उसकी जजमेंट किसी को अगर सही नहीं लगती है, फेयर नहीं लगती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. तो ये है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन. उसके बाद है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. इस केस में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो अगर एडवाइस चाहते हैं हाई कोर्ट से तो इस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वही चीज आता है कि लोअर कोर्ट हायर कोर्ट से एडवाइस मांगती है. ओके, सो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी. Now the next is when the governor is appointed for two or more states, the emoluments are earned allowances payable to whom are shared by. इसमें बोला गया है कि गवर्नर जब अपॉइंट किया जाता है, इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नर सिर्फ एक ही स्टेट का रहेगा. ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्टेट का भी हो सकता है. तो उसकी जो सैलरी होगी, उसके जो इमोल्यूमेंट्स होंगे वो कौन डिसाइड करता है. ठीक है, उसको साझा किया जाता है. टू हिम आर शेयर्ड बाय. ठीक है, द रिस्पेक्टिव स्टेट इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, या फिर द रिस्पेक्टिव स्टेट इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, या फिर कंसोलिडेट फंड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, या फिर ओनली द फर्स्ट स्टेट. सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द रिस्पेक्टिव स्टेट इन सच पोर्शन डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, इसमें ये बताने की कोशिश हो रही है जैसे गवर्नर है, आर्टिकल 155 में बताया गया है गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात. गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे होते हैं. ठीक है, और सैलरी की अगर डिसीजन की बात करें, यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउमेंट्स पेबल टू हिम आर शेयर्ड बाय सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द president. Okay, so answer is option A. Now the next is Department of Atomic Energy comes under which of the following ministry. Department of Atomic Energy यानी परमाणु ऊर्जा विभाग कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है. ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर नन ऑफ दिस. ये एटॉमिक एनर्जी जो है वो किस में आता है, रिन्यूएबल एनर्जी वाले मिनिस्ट्री के अंदर आता है. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा. इस मिनिस्ट्री में रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में ध्यान दिया गया और उनके बारे में रिलेटेड चीजें होती हैं. ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारा आंसर. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन. इसमें से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है. ओके, नहीं बताना है. अब यहाँ पे क्या है कि हम मिस कर देते हैं कि नहीं पूछा जा रहा है. ठीक है, संस्था नहीं है, तो हमारा आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. सो यूएन की एजेंसी वर्ल्ड बैंक, ये तो है. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी यूएन की एजेंसी है. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये भी एजेंसी है. इसके अलावा आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा भी यूएन का पार्ट है. ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सारी जो है वो संस्था है इंक्लूडेड. ओके, now the next is IUCN Red List is related to. IUCN Red List ये किससे रिलेटेड है. IUCN का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ, पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है. ये रेड लिस्ट जो है वो थ्रेटेंड स्पेसीज के बारे में बताती है और ये फाउंड किया गया था 1964 में. ठीक है, और ये किससे, इंडेंजर्ड स्पेसीज, ये जो आपको इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आप देख रहे हैं ना, लुप्त पौधे और जानवर, इसके रिलेटेड IUCN रेड लिस्ट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू प्रॉपर्टी पहले किस पे इंक्लूडेड थी, पार्ट्स
8 में, पार्ट 3 में, पार्ट 12 में या फिर पार्ट 9A में, ये आपको बताना है। बेसिकली क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले पार्ट 3 में इंक्लूडेड थी एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट की तरह इसको रखा गया था। बट बाद में क्या हुआ, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कब हुआ, 1978 में, तो इसको फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको डाल दिया गया आर्टिकल 300A में। कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 300A में, जो कि पार्ट 12 है। कौन सा पार्ट है, 12th पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होने वाला है, खंड 3। अब आइए एक बार पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 8वां खंड है ये यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है, ठीक है। खंड 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। खंड 9A जो है ये म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताता है। किसके बारे में, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताता है। ओके, नाउ खंड 12, ठीक है, ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। जो प्रॉपर्टीज़ है इन सब के बारे में बताता है। इसीलिए ये जो आर्टिकल है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, इसको पार्ट 3 से हटा करके पार्ट 12 में डाल दिया गया है। ओके, सो आवर आंसर इज पार्ट 3। नाउ द नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने 18 सेकेंड लिया क्योंकि ऑप्शंस बहुत मैच करते हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सारे इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड है। इसलिए आप देख रहे हैं कि सिर्फ 5% लोगों का सही हुआ है, 27% ने स्किप किया है और बाकी जो अराउंड 60% या 65% है उन सब का गलत हो गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें सारे ऑप्शंस मैच होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों का आंसर गलत हो गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस में। सो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो है निर्मला सीतारमन। कौन है, मिस निर्मला सीतारमन। ओके, now the next is who was the chairman of 8th फाइनेंस कमीशन। ये जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल 280 के अंदर आता है। फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के अंदर आता है, ठीक है। पीवी राजमन्नार की बात करें तो ये 4th फाइनेंस कमीशन थे, चेयरमैन ऑफ 4th फाइनेंस कमीशन। महावीर 5th के थे, ठीक है। वाईबी छवन जो है वो 8th थे और एनकेपी साल्वे जो है वो 9th थे, ठीक है। सो यहाँ पे 8th फाइनेंस कमीशन का पूछा गया है तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अभी चल रहा है 15th, ठीक है, 15th है और इस फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं एनके सिंह। कौन है, एनके सिंह। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है कि ऐसा नहीं है कि आपसे 8th ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज अ स्टैटिक जीके, या फिर इसको करंट अफेयर्स की तरह पूछा जा सकता है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो उस केस में एनके सिंह आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ आंसर है आपका वाईबी छवन यानी कि 8th। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज in which of the following year Central Bureau of Investigation CBI was established। CBI जो establish कब हुआ था? CBI is a major investigating agency। ये बेसिकली क्या है, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की और ये स्टेब्लिश हुआ था 1963 बाय रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको प्रपोज किसने किया था, रिकमेंड किसने किया था, सनातन कमेटी ने किया था। सनातन कमेटी जब करप्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय सनातन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि सीबीआई को स्टेब्लिश करना चाहिए। ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी 1963। ओके, now the next is a member of public service commission shall hold office for a term of how many years। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की बात करें, ठीक है, जिसका एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है 5 जून को, तो ये पूछा गया है कि उसका टर्म जो होता है वो कितने साल का होता है। सो ये बेसिकली अगर इसकी मेंबर की बात करें तो या तो वो 6 ईयर्स पूरा हो जाए, ओके, या फिर उसकी एज जो है वो 65 ईयर्स हो, ठीक है। इन दोनों में से पहले जो होगा वही डिसाइडेबल होगा कि उसका टेन्योर कितना होगा। ओके, सो यहाँ पे एज तो नहीं पूछा गया है, टेन्योर पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 6। ठीक है, नाउ
The next is according to Article 110, in which of the following houses money bill can be introduced? Article 110 defined मनी बिल को डिफाइन करता है, ठीक है। और ये कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? राज्यसभा में, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, विधानसभा में हो सकता है और लोकसभा में भी हो सकता है, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा डी, दोनों, 2 और 3, ठीक है। ना ही ये विधान परिषद में हो सकता है और ना ही राज्यसभा में हो सकता है। बस राज्यसभा के पास ये पावर होता है कि वो मनी बिल को 14 दिन के लिए डिले कर सकता है, 14 दिन के लिए डिले कर सकता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी। Now the next is which fundamental right is not available to the foreigners? कौन सा fundamental right ऐसा है जो foreigners के लिए available नहीं है? ओके चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये बिल्कुल भी वैलिड है, फॉरेनर्स के लिए भी ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, ये भी अवेलेबल है फॉरेनर्स के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ये नहीं है अवेलेबल है, क्योंकि माइनॉरिटीज बोलते हैं जब इंडिया के सिटीजन में जो जिनकी अल्पसंख्यक है, कम है जो लोग, उनकी प्रोटेक्शन की बात करिए, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो ये फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स के लिए नहीं है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार तो फॉरेनर्स को भी है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट इज 445 प्लानिंग कमीशन वॉज अ डैश। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। पॉलिटी पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल रेगुलर रही क्लास के साथ, आपको सारे लेक्चर्स पूरी सीरीज मिलेगी। ओके सो प्लानिंग कमीशन, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और बोथ ए एंड बी। प्लानिंग कमीशन जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा ये नॉन स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये भी नहीं होगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश हुई थी 1950 में, ठीक है, और इसको 2015 में किससे रिप्लेस कर दिया गया था? नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको नीति आयोग को थिंक टैंक की तरह जाना जाता है एंड इट इज चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। So this is all about the class. Thank you guys.